एक वो रिकॉर्ड बनाया जो कि कोई सोच नहीं सकता है। वैसे तो आप सभी इनको जानते हैं। मेरे साथ हैं तेजस्वी सूर्या जी, इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और मैं अगर इनको कहूंगा कि ये आयरन मैन तेजस्वी सूर्या हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैं एवेंजर्स की बात कर रहा हूं, ये एक्चुअली आयरन मैन है। स्वागत है आपका तेजस्वी जी, प्लीज आइए। क्योंकि ये पहले एमपी हैं जिन्होंने अभी अभी आयरन मैन जो मैराथन होता है, स्विमिंग होता है, साइकिलिंग होता है, 90 किलोमीटर, वो अभी अभी इन्होंने कंप्लीट किया एज अ फर्स्ट एमपी। लेकिन एक मैराथन जो है पॉलिटिकल मैराथन, और उसमें अलग अलग लेवल पर ये काफी पहले से वो मैराथन शुरू कर चुके हैं, और इतने युवा हैं कि उस मैराथन में न जाने कितनों को पीछे भी छोड़ चुके हैं। अब एक बहुत कहा जाए मैराथन से T20 जो चल रहा है अभी गुजरात में, उस पर मेरे साथ आ चुकी हैं सुमेरा। तेजस्वी सूर्या जी से बात करने के लिए तेजस्वी सूर्या जी का एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है तेजस्वी जी आपका TV9 भारतवर्ष के इस मंच पर। और जैसा अभी निशांत ने कहा कि आपने नया रिकॉर्ड बनाया है, युवा नेता हैं आप, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। युवाओं को जोड़ने और उनमें नई ऊर्जा भरने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और जब हम गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो मौजूद हैं, वो और उसमें ख़ास तौर पे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं युवाओं से ही। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो बड़ी संख्या में हैं, और ये वो वोटर हैं जिन्होंने यही सरकार देखी है, मतलब बीजेपी की ही सरकार देखी है, उन्होंने कोई और सरकार नहीं देखी। वो एक चैलेंज है आपके लिए? क्या वो ऐसा सोच रहे हैं, या ऐसा लगता है आपको, या आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो नया एक्सपेरिमेंट शायद करना चाहेंगे? तो क्या ऐसा लगता है कि वो युवा एक चैलेंज है आपके लिए? नमस्ते सुमेरा जी। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स के बारे में आप बता रहे हैं, वो हमारे लिए चैलेंज नहीं है, वो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए एक एसेट है। और 2014 में भी और 2019 में भी ये युवा भारत ही नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर, मोदी जी के पीछे खड़े होकर, पिछले 8 साल में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम भारत में देख रहे हैं, इसके पीछे के जो रियल शक्ति है, एसेट है, ऊर्जा है, वो ये युवा भारत है। और विशेष रूप में गुजरात में इस बार के चुनाव में लगभग 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार मतदान दे रहे हैं। और ये मतदाता जो है, ये फर्स्ट टाइम वोटर्स है, वो अत्यंत प्रज्ञावंत मतदाता है। They are extremely well aware of the political circumstances in which they are voting, और भली भांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के और विशेष रूप में मोदी जी के कंट्रीब्यूशन गुजरात के डेवलपमेंट में क्या है। साथ ही साथ यही फर्स्ट टाइम वोटर्स 8 साल से पहले लगभग 1 दशक का कांग्रेस पार्टी के कुशासन को भी केंद्र सरकार में इन्होंने देखे हैं। So they have seen the misgovernance of the Congress at the center. They have also seen the good governance of the BJP in the state. साथ ही साथ ये जो नए पीढ़ी है, they are the direct beneficiaries of the good governance of the past 15-20 years. मोदी जी आने से पहले, बीजेपी आने से पहले गुजरात में 1 डिजिट में यहां के यूनिवर्सिटीज की संख्या थी। आज गुजरात में 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है। मोदी जी आने से पहले गुजरात में ड्रॉप आउट के जो नंबर्स थे वो 30% थे। आज गुजरात में आउट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट जो कहते हैं वो 1% से नीचे है। सो द फर्स्ट टाइम वोटर्स, द युवा ऑफ गुजरात आर द डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ द गुड गवर्नेंस ऑफ बीजेपी। इसलिए यही हमारे बहुत बड़े एसेट है, हमारे सबसे बड़े, सबसे स्ट्रॉन्ग वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की जो है वो गुजरात के और देश के युवा वोटर्स है। आप ये कह रहे हैं कि ये लायबिलिटी नहीं है, या ये हमारे लिए चैलेंज नहीं है, बल्कि ये एसेट है।
उस एसेट को साथ में रखने के लिए या उनका भविष्य, क्योंकि उन्होंने देखा है, उन्होंने सड़कें भी देख ली, उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी देख लिया गुजरात में, अब उनकी एस्पिरेशंस और ज़्यादा हैं, उनकी एस्पिरेशंस और तरक्की करने की हैं। क्या इसी वजह से 10-10 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं विपक्षी पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी? क्यों वो बार बार नौकरी देने का वादा कर रहे हैं? क्या वो एक कमी उनको दिखाई देती है, या वो एक जगह है जहां उनको लगता है कि यहाँ हम हिट कर सकते हैं और ये युवाओं को हमारी तरफ आने के लिए प्रेरित करेगा? तो क्या बेरोजगारी, नौकरियां वो एक बड़ा इशू है? देखिए, गुजरात जैसे एक एस्पिरेशनल, प्रोग्रेसिव और समृद्धशाली स्टेट में, जहां लगातार लगभग 30 साल से गुड गवर्नेंस भारतीय जनता पार्टी ने डिलीवर किए हैं, ऐसे स्टेट में इश्यूज को मैन्युफैक्चर करना ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूरी बनता है। सो ऐसे बेरोजगारी हो, दूसरे अलग इश्यू हो, ऐसे इश्यूज को यहां पॉलिटिकल कारण के लिए मैन्युफैक्चर करना इन पार्टियों को मजबूरी है। पर मैं आज भी यहां के इसी होटल के बगल में एक ओसवाल नाम का एक बहुत फेमस फाफडा दुकान है, वहां मैं बैठा था, सभी युवाओं के साथ बातचीत कर रहा था। सो 4-5 युवा मेरे साथ आकर बोले कि यहां गुजरातियों के जो डीएनए है, डीएनए में दूसरे जगह जाके रोजगार करना, नौकरी करना हमारे डीएनए में ही नहीं है। हम यहां एंटरप्रेन्योरशिप हमारे डीएनए है, नए नए खुद के बिजनेस शुरू करना हमारे डीएनए में है। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ गुजरात। और आप देखिए, आज स्टार्टअप इंडेक्स में पूरे देश में अग्रसर पंक्ति में गुजरात है, because it is not only the natural DNA of the state but the policies are complementing। साथ ही साथ इनोवेशन इंडेक्स में गुजरात नंबर 1 है, रूफटॉप में सोलार को इंप्लीमेंट करने में गुजरात देश में नंबर 1 है, एक्सपोर्ट्स में पूरे देश में आज गुजरात नंबर 1 स्थान पर है, इरिगेशन नेटवर्क में पूरे देश में आज गुजरात नंबर 1 पे है, एग्रो स्टार्टअप्स हो या एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो, इसमें भी गुजरात नंबर 1 में है, सहकारिता क्षेत्र में गुजरात नंबर 1 है। सो द पीपल हु हैव क्रिएटेड दिस आर द यंग ऑफ गुजरात। सो गुजरात जैसे एक एस्पिरेशनल सोसाइटी में जहां के युवा कंपटीशन करना चाहते हैं, अलग प्रदेश से नहीं बल्कि अलग देशों के युवाओं से, ऐसे एस्पिरेशनल स्टेट में हम आज बात कर रहे हैं। सो द पॉलिसीज एंड द काइंड ऑफ गवर्नेंस दैट द यूथ ऑफ गुजरात एक्सपेक्ट इज समथिंग दैट इज कमेंसुरेट टू द 21st century ड्रीम्स ऑफ द यूथ ऑफ गुजरात। लेकिन बीजेपी तो पूरे देश में भी राज करती है, केंद्र में भी है। आपने कहा उनके डीएनए में है कि वो यहीं रहें, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाएं, तो बाकी, क्योंकि गुजरात में बाकी प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो उनका डीएनए ठीक नहीं है? देखिए, आप ऐसे ट्विस्ट करके, मैं जो नहीं कहा हूं उसको आप कह के, आपको सिर्फ हेडलाइन मिल सकता है पर उसके पीछे मेरा स्टेटमेंट नहीं होता। क्या कमी है? कहां? क्या वहां कमी है कुछ जो नहीं हुआ है? देखिए, पिछले 30 साल से लगभग गुजरात में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। बाकी स्टेट्स ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, भारतीय जनता पार्टी को वहां भी स्थापित करे गुजरात जैसे, तो गुजरात में जो अच्छे काम हुए हैं वहां भी इसी टाइप का काम वहां भी रेप्लिकेट हो जाएगा। लेकिन जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो बहुत से सुमेरा जी, मुद्दे- मैं आपको, आप जब डीएनए के बात में आप बताए, मैं आपको बताता हूं। भारत के, वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, तमिलनाडु हो या अरुणाचल प्रदेश हो, गुजरात हो या तेलंगाना हो, हर भारतीय के डीएनए एक ही है। हर भारतीयों के जो मन है, आकांक्षा है, आशा है, एंड आवर वेरी कैरेक्टरिस्टिक रेजिलियंस, ये पूरे देश में एक ही है। दैट इज वाई हम एक भारत है, हम श्रेष्ठ भारत है। जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई दिल्ली में जो सुर्खियों में है इस वक्त, आफ्ताब और श्रद्धा वाला मामला, और उसके बाद फिर बाकी प्रदेशों से भी हमने ये आवाज़ उठते हुए सुनी और बार बार ये बात चर्चा होती है कि ये एक बड़ा मुद्दा है, लव जिहाद का एक बड़ा मुद्दा है। क्या ये वाकई एक बड़ा मुद्दा पूरे देश में है, और फिर उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ये जो शब्द लव जिहाद जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक इमेजिनरी इश्यू नहीं है।
केरला के हाई कोर्ट भी और केरला के कई सारे चर्च के पास्टर्स और बिशप्स ने भी इस इश्यू के प्रति चिंता व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कर्नाटका हो, केरला हो या अभी दिल्ली हो, देश के अलग अलग जगह पे वी आर सीइंग अ पैटर्न ऑफ सेड्यूसिंग एंड trapping innocent young women belonging to a particular community by certain people belonging to a particular community with the ulterior motive of either coarsely converting them, fraudulently converting them, and if that doesn't yield enough results, to even eliminate them and terminate them in the most heinous of ways. इसलिए उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में ऑलरेडी हमारे सरकार इसको समाधान करने के लिए कानून के तौर पे भी बहुत सारे एक्ट्स को हम ऑलरेडी लागू कर चुके हैं। पर दिस इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम दैट कैन बी हैंडल्ड ओनली थ्रू लेजिस्लेटिव मेजर्स। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव मेजर्स, but it is also important for media, for courts, for the general society to create awareness that there is an issue of this kind and we must be aware of this. आफ्ताब और श्रद्धा का मामला, आपको लगता है कि वो लव जिहाद का मामला है, उसे उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। It is not right to comment on something that is going on right now and prejudice the investigation. पर पूरा देश इस मामले से बहुत घातित है and the whole country is today debating on these kind of issues which are affecting the very social fabric of this country. लेकिन डिबेट हो रही है समाज में, उस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आपने खुद भी कहा कि इसको लेकर कुछ कदम भी उठाए गए हैं अलग अलग जगहों से, लेकिन क्या एक बड़ा कदम उठाया जाने की ज़रूरत है? क्या पूरे देश के स्तर पर कोई कदम उठाया जाना चाहिए? मतलब डिबेट से आगे क्यों नहीं बढ़ती है ये बात? जब ऐसा कोई मुद्दा सामने आता है तो फिर डिबेट होती है, चर्चा होती है, लेकिन कानून के स्तर पर या इस पर एक्शन लेने के स्तर पर ओवरऑल एक हम एम्फेसिस क्यों नहीं देखते? क्या चुनावी मुद्दा बन जाता है या पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है? लॉ एंड ऑर्डर हमारे संविधान के अंतर्गत प्राइमरीली एक स्टेट सब्जेक्ट है। इसलिए जहां भी हमारे अपने बीजेपी के स्टेट्स हैं, मैं कर्नाटका से आता हूं, कर्नाटका में भी इस प्रकार के क्राइम्स को रोकने के लिए एक नए कानून हम पेश किए हैं, जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे फ्रॉडुलेंट कन्वर्शंस को टैकल करने के लिए वहां भी कानून हम ऑलरेडी जारी किए हैं। सो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां हम इस प्रकार के क्राइम्स को रोकने के लिए एक स्पेशल एनैक्टमेंट को भी हम ऑलरेडी जारी किए हैं। If some non-BJP ruled states do not want to take some measures like that, people will teach such state governments and such parties a lesson. इस पे होना चाहिए बाकी क्योंकि ये एक एमिनेंट थ्रेट है आपके मुताबिक, कि एक सामने चुनौती दिखाई दे रही है समाज के। देखिए, ये एक सोशल फैब्रिक को थ्रेटन करने वाली एक चीज है। अन्य हाई कोर्ट्स में भी इस मामले को लेकर जुडिशियल कॉग्निजेंस हाई कोर्ट्स ने ले चुके हैं। In that context, it is a very serious issue, and as a society which respects harmony, a society which wants every individual to be happy, every individual to make free choices, it is important that these issues are handled at the most serious level. जब हम इस तरह के जो मुद्दे हैं जो समाज में जिन पर डिबेट है, गुजरात में भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी एक मुद्दा है। एक आखिरी कैबिनेट जो थी उसमें उसको लेकर प्रस्ताव भी पास किया, एक कमेटी बनाने की बात की गई। क्या ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये चुनाव से पहले एक बोतल से जिन की तरह बाहर आते हैं और फिर चुनाव के बाद वो वापस जिन बोतल में चला जाता है? क्या ये भी ऐसा ही होगा या इस पर इससे आगे कुछ होगा? सुमेरा जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और पॉलिटिक्स को बहुत दशकों से आप कवर कर रहे हैं। मैं जन्म होने से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी इस देश में अस्तित्व में है। तब से हमारे पहले मैनिफेस्टो से
हमारा वादा था आर्टिकल 370 हम हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे, ट्रिपल तलाक को हम निकालेंगे. दिस वॉज नॉट एन इलेक्शन एजेंडा फॉर द पार्टी, दिस वॉज अवर कोर आइडियोलॉजी. आज जब मौका मिला, पहली बार पूर्ण बहुमत सरकार केंद्र में आई, तुरंत आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हम अब्रोगेट किए. वी वॉक्ड आवर टॉक. राम मंदिर को हम वही बनाएंगे, ये हम कहते थे, हम आज कर चुके हैं. ट्रिपल तलाक को हम अंत करते हैं, दिस वाज आवर कमिटमेंट. आज ट्रिपल तलाक को कानून के रूप से पार्लियामेंट में हम पेश करके वी हैव रिमूव ट्रिपल तलाक. ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, ऐसे जगह पे ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट लेवल पे जारी है, गोवा में जारी है, कॉमन सिविल कोड गोवा में भी है, गुजरात जैसे प्रदेश में भी ऑलरेडी चर्चा में है. What we say, Sumaira ji, is never for elections. What we say and what we do is always for the nation. ये भारतीय जनता पार्टी के फर्क है. This is why we are a party with a difference. लेकिन डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है. प्रदेश में तो 27 साल से सरकार है, फिर आखिरी कैबिनेट में ही ये फैसला लिया जाना, इसकी क्या वजह है? देखिए, हर चीज के ऊपर डिस्कशन करना, इसको एक उचित समय पर चिंतन करना, एक कैबिनेट का एक डिसीजन होता है. पिछले 27 ईयर से, लगभग 30 साल से हम शिक्षा क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा में, उन्नत शिक्षा में, क्रीड़ा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में यहां सर्वांगीण विकास हो चुका है. एंड दिस वाज द टाइम टू बी डिस्कस्ड दिस. द कैबिनेट एंड द चीफ मिनिस्टर फेल्ट दिस इज द टाइम, वी डिस्कस्ड इट. क्या कानून बाहर एक्टिविटी है ये डिस्कस करना अंतिम मीटिंग में? नहीं, अंतिम मीटिंग में क्या, लेकिन अब क्या हम इसे और ज्यादा मुखर तौर पर देखेंगे? 2024 के पहले हम बाकी जगहों से भी ये आवाज उठती हुई देखेंगे और फिर एक बड़ी डिबेट और एक बड़ी चर्चा या कोई बड़ा कदम इस पर हम आगे देखेंगे? हम जो कहते हैं हम वो करते हैं, वो गुजरात में हो या देश में हो. यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कोर आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम है. इसको हम प्रदेश में, देश में हम लागू करेंगे ही. दिस इज आवर कमिटमेंट. और आज से नहीं, जब से इस पार्टी शुरू हुई थी तब से दिस इज आवर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट. वापस एक बार फिर युवाओं के मुद्दे पर आते हैं. पिछली बार के चुनाव में कुछ युवा नेता थे जो सुर्खियों में बहुत थे. उनमें से अब दो जो चेहरे हैं वो बीजेपी में आ चुके हैं. हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर अब बीजेपी में आ गए हैं. उन्होंने जब विरोध में थे तो बहुत कुछ कहा. अब जब वो आ चुके हैं बीजेपी में तो कैसे फेस करते हैं? मतलब चुनौती होती है एक, जो कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, उनको ये समझाने में, या वो उसी तरह से शामिल हो चुके हैं जैसे बीजेपी में शामिल होना चाहिए, एक हो चुका है मामला? सुमेरा जी, कांग्रेस या अन्य पार्टी के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फर्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक कैरियर ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा केंद्रित, विचारधारा आधारित एक मूवमेंट है. और इस मूवमेंट में सबसे ऊपर हमारे आइडियोलॉजी होते हैं. और जो भी हमारे आइडियोलॉजी को मानकर, आइडियोलॉजी और पार्टी के कल्चर को अपनाकर पार्टी में आना जो भी मन करता है पार्टी में आते हैं, उन सभी व्यक्तियों को, वो युवा हो या वरिष्ठ नेता हो, उन सभी व्यक्ति को पार्टी के दरवाजा हमेशा ओपन है. दे हैव टू कम विथ एन ओपन माइंड टू एक्सेप्ट द पार्टीज कल्चर, द पार्टीज आइडियोलॉजी. लेकिन वो तमाम कार्यकर्ता जो बीजेपी के लिए शुरू से जुड़े रहे या सालों से काम करते रहते हैं, क्या उनके लिए ये समझना मुश्किल होता है कि वो लोग जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए, अभी 19 लोग हैं जिनको शामिल किया गया, बहुत सारे लोगों को टिकट दे दिया गया, 38 लोगों का टिकट काट दिया गया, ऐसे बहुत से युवा होंगे जो सालों से काम कर रहे होंगे, युवा ही नहीं बाकी नेता भी होंगे जो काम कर रहे होंगे, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, दूसरी पार्टी से आए लोगों को मिल जाती है. तो क्या वो एक बड़ी फिर चुनौती होती है कार्यकर्ता को समझाना जो आइडियोलॉजी से शुरू से जुड़ा रहा है? हमारे पार्टी में जो नए लोग आते हैं उनको पार्टी कल्चर और पार्टी आइडियोलॉजी समझाने का काम
जो एक्सपीरियंस कार्यकर्ता होते हैं उनके कंधों पर आते हैं। सो यहां हम जो नए लोग आते हैं उनको हम कंपटीशन जैसे हम नहीं मानते हैं, उनको एक आइडियोलॉजिकल जर्नी में को ट्रैवलर्स जैसे हम मानते हैं। और इस पार्टी में देश में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जहां युवा कार्यकर्ताओं को उनके कास्ट, उनके सरनेम, उनके फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड ना पूछे पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में यहां अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। और हमारे युवा कार्यकर्ता ये जानते हैं कि इसी पार्टी में उनको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स में आगे बढ़ाने के लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटीज उनको मिलते हैं। मैं खुद इस पार्टी के ये कल्चर का, इस चिंतन का मैं खुद एक जीता जाता उदाहरण। और जब आप अपनी बात कर रहे हैं तो कर्नाटक की भी अगर हम बात करें, बीजेपी यहाँ 27 साल से है, बहुत, अब तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर वेस्ट तक और हर जगह बीजेपी की मौजूदगी है, जिस तरह से बीजेपी ग्रो की है। लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी उस तरह से या उस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ी है। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि वो एक जगह है जहां वो स्ट्रॉन्ग विकेट पर है, या वहां से वो अपना रिवाइवल कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों उन्हें लगता है कि कर्नाटक में उनके लिए ज़मीन मुफीद है, वहां पर वो ग्रो कर पाएंगे? क्योंकि गुजरात में तो उनको 1 इंच का भी राजनीतिक ज़मीन नहीं मिल रहा है, और हिमाचल में तो नहीं मिल रहा है। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी इज ऑलरेडी कंप्लीटली एक्सटिंक्ट। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज जो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे दिख रहा है, उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कर्नाटका एक आईसीयू से बाहर आकर नॉर्मल वार्ड पे आने के लिए एक मौका है। बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस सुमेरा जी। मैं आपको क्लैरिटी से, मैं सर्टेनिटी से बता सकता हूं। मैं कर्नाटका के लगभग हर जिला में मैं प्रवास किया हूं और मैं वहां से आता हूं। और अभी अभी कांग्रेस के राहुल गांधी जी के भारत तोड़ो यात्रा भी कर्नाटका में ही 20 दिन सफर किए थे। आई कैन टेल यू इट वॉज अ नॉन स्टार्टर, इट वॉज अ फ्लॉप। और कर्नाटका में भी ये जो लास्ट रिवाइवल का जो प्लान है वो फ्लॉप होगा। कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर्नाटका में होगा। लेकिन जब 20 दिन तक वहां रही यात्रा, उसके दौरान जो तस्वीरें, जो वीडियोस, जिस तरह की भीड़ दिखाई दी, क्या वो है चिंता की वजह? क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई दी, जो भीड़ दिखाई दी, उसमें लग रहा था कि बड़ी संख्या में समर्थन मिल रहा है, और उनको भी ऐसा लगता है कि वो जगह है जहां से वो रिवाइवल कर सकते हैं। आप भी ये कह रहे हैं कि वो उनको लगता है, तो वो क्या वहां पर क्या है? देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, भीड़ कभी भी वोट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। भीड़ इज नॉट इक्विवेलेंट टू पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस। सो कर्नाटका में भी वही होगा। लेकिन कर्नाटक के अलावा भी जो बढ़त यहाँ, जैसे आप ये कह रहे हैं कि गुजरात में या हिमाचल में, यहाँ पर क्योंकि नहीं लगता है उनको रिवाइवल हो सकता है, ऐसे बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है दक्षिण भारत में अपने आप को और मजबूत करना, कर्नाटक या उसके आगे बाहर निकलना, और कितने समय में वो सफलता वहां मिलती दिखाई देगी जैसे यहाँ हमें दिखती है? एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, आप जब भारतीय जनता पार्टी के ग्रोथ को आप स्टडी करते हैं, वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान, गुजरात हो, अपनी पार्टी की ग्रोथ हमेशा नेचुरल हुई है, ऑर्गेनिक हुआ है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए स्थापित हो चुका है। दिस इज द वे द पार्टी हैज ग्रोन। हमारे पार्टी कोई एक आंदोलन के वजह से, एक दिन के एफर्ट के वजह से किसी एक प्रदेश में या किसी एक जिला में स्थापित नहीं हुआ है। इट इज अ स्लो ग्रोथ, इट इज एन ऑर्गेनिक ग्रोथ, अ नेचुरल ग्रोथ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ। सो इसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी, वो कर्नाटका हो, तमिलनाडु, तेलंगाना हो, केरला, आंध्र प्रदेश हो, पार्टी आज बहुत ऑर्गेनिकली बढ़ रहा है, नेचुरली मजबूत हो रहा है, और लंबे समय तक वहां अत्यंत मजबूत तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रूट्स वहां शक्तिशाली हो रही है। एंड इन द कमिंग डिकेड्स, if there is one political party that is going to be the numero uno political party in all of the southern states, it is the Bharatiya Janata Party.
आपने कहा एक आंदोलन से शुरू होकर एक राज्य में सरकार बना लेना वैसा नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन एक आंदोलन से शुरू होकर एक राज्य में सरकार बनाकर दूसरे राज्य में सरकार बनाकर अब तीसरे राज्य में आ गई है आम आदमी पार्टी, और यहाँ उनका ये कहना है कि उन्हें बहुत समर्थन मिल रहा है, निकाय चुनाव में उन्हें समर्थन मिला भी, उनका वोट प्रतिशत बढ़ा। क्या त्रिकोणीय है मुकाबला, मतलब बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी चुनौती दे रही है बड़ी? ये जो पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं इस पार्टी को नहीं जानता हूं। मैं जो जानता हूं उस पार्टी का नाम है, जो यहां घुसने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस पार्टी का नाम है जेजेपी। जेजेपी का मतलब है जमानत जब्त पार्टी। इस पार्टी का स्पेशलिटी ये है कि ये पार्टी जहां भी चुनाव मैदान में उतरते हैं, उन सभी प्रदेशों में सारे के सारे सीट्स में इनकी जमानत जब्त होती है। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, हर चुनाव में इस पार्टी की श्रेय यही है, कीर्तिमान यही है कि पूरे के पूरे सीट्स में इनके जमानत जब्त होती है। और लिख के रखिए, 8 तारीख को जब फैसला आएगा, यहां भी आउट ऑफ 182 सीट्स हर सीट में इस पार्टी की जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त होगी, लेकिन क्या वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी और फिर आपको फायदा? देखिए, ये पॉलिटिकल अरिथमेटिक में पॉलिटिकल मैथ क्या करना क्या नहीं करना, ये एनालिसिस करना चुनाव के बाद आपके काम है। हम सब चुनाव के बाद एडमिनिस्ट्रेशन करना, गवर्नेंस करना हमारा दायित्व होगा। सो चुनाव के बाद ये सब विश्लेषण आप कीजिए, पूरे दिन आपको भी 24 आवर्स चैनल रन करना मजबूरी है। नहीं, चुनाव के उस समय तो विश्लेषण भी करेंगे और आप भी जरूर रहिएगा, ताकि आपके साथ भी फिर चर्चा करें कि क्या कुछ हुआ है और उसका विश्लेषण करें। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें ये बार बार कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ आई है तो वो अल्टीमेटली, क्योंकि अगर वो उतना वोट नहीं हासिल कर पाएगी इस बार, और उनका ये कहना है हम तो पंजाब की तरह लड़ रहे हैं, पंजाब में हमने पहले चुनाव लड़ा, फिर हमने सरकार बना ली, अगली बार अभी हमारी मौजूदगी दर्ज होगी, हम अपने आप को बढ़ाएंगे और अगली बार हम ज्यादा बड़ी चुनौती पेश करेंगे। तो क्या वो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? देखिए, लोकतंत्र में हर पॉलिटिकल पार्टी को जनता तक अपनी विचारधारा, अपने एजेंडा को ले जाने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को अपॉर्चुनिटी है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सो हर पॉलिटिकल पार्टी को इट्स एन ओपन ग्राउंड, वो भी करे, हम भी करें, जनता फैसला करेगी। तो फिर बीजेपी की टक्कर किससे है गुजरात में? सीधे सिर्फ कांग्रेस से? हमारे टक्कर किसी से नहीं है। हमारे पॉलिटिक्स जो है वो सकारात्मक पॉलिटिक्स है। ये जो दूसरे पार्टी है, they say that their agenda is to fight RSS, they say that their agenda is to fight BJP। हम भारत को जगत गुरु बनने के लिए पॉलिटिक्स में हैं। हम कांग्रेस मुक्त करने के लिए या आम आदमी पार्टी को समाप्त करने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं है। हमारा पॉलिटिक्स नकारात्मक नहीं है, हमारा पॉलिटिक्स सकारात्मक है और देश निर्माण करने में काम में है। सो वी आर हियर विथ आवर एजेंडा व्हिच इज टू बिल्ड इंडिया, नॉट टू डिस्ट्रॉय एनी पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि जो आपने कहा भी, राहुल गांधी ने अभी एक और बयान दिया, सावरकर को लेकर उन्होंने बयान दिया और उस पर फिर बहुत राजनीतिक हमले हुए। गुजरात में उनके आने से पहले उनकी तस्वीर मेधा पाटकर के साथ दिखाई दी और वो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। उस पर क्या कहना है आपका? ये सरप्राइज चीज नहीं है, नई बात नहीं है। ये जब सावरकर जी जिंदा थे तब भी पंडित नेहरू ने सावरकर जी को अपमान किए थे। सावरकर जी को जेल में डालने के लिए इन्होंने कॉन्स्पिरेसी किए थे। in his last days, when Savarkar ji was honorably acquitted of all his charges, in his last days, Congress party workers pelted stones on Savarkar ji's homes. This is recorded history. So, ये जो सावरकर जी को और सावरकर जी जिस हिंदुत्व को प्रतिनिधित्व करते हैं, देशभक्ति को जो प्रतिनिधित्व करते हैं, इस आइडियोलॉजी को विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी पंडित नेहरू जी से लेकर आज तक उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। सो व्हाट नेहरू हैड डन इज द सेम थिंग दैट राहुल गांधी इज डूइंग टुडे। और ये जो मेधा पाटकर जी के बारे में आप उल्लेख किए,
जब से ये कांग्रेस के भारत तोड़ो यात्रा शुरू हुआ है, तब से आज तक, look at the kind of people that Rahul Gandhi has brought on the platform. तमिलनाडु में भारत मां के खिलाफ हर दिन स्टेटमेंट देने वाले एक पास्टर जॉर्ज पोन्नैया को पहले दिन जाकर राहुल गांधी जी ने मिले थे, और बाद में वो जब केरला में आए, केरला में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट डालकर आरएसएस के जो गणवेश है, गणवेश को आग लगाने का एक पोस्टर उन्होंने ट्वीट किया था। और केरला में सुमेरा जी, आप भी पढ़ते हैं, पूरे देश पढ़ते हैं, हर दिन अखबार में वहां कांग्रेस, वहां आरएसएस के कैडर्स के, भारतीय जनता पार्टी कैडर्स के मर्डर्स के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। वहां जाकर इस प्रकार से ट्वीट करना इज अ कॉल फॉर वायलेंस अगेंस्ट द आरएसएस कैडर्स। और जब या महाराष्ट्र में आते हैं या इसमें आते हैं, कन्हैया कुमार को दाई और मेधा पाटकर जी जैसे व्यक्ति को बाई में रखकर, इट इज लाइक अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल एंटी इंडिया फोर्सेस ऑन वन साइड। इट इज अ भारत जोड़ो यात्रा टुडे इज अ यूनिफाइंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस ऑन वन साइड। दिस इज व्हाट वी आर सीइंग। आप बार बार कहते हैं कि वो भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हमें भारत को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि जिस न्यू इंडिया की आप बात कर रहे हैं, जिस न्यू इंडिया की बात बीजेपी करती है, उस न्यू इंडिया में युवाओं को अपने विचार खुले तौर पर रखने का अधिकार नहीं है। आप अगर सरकार से अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो आप एंटी नेशनल हैं, आप देश तोड़ने वाले हैं। तो क्या न्यू इंडिया ये है? क्या युवाओं को आज़ादी है अपने विचार रखने के लिए और न्यू इंडिया में जुड़ने के लिए? सुमेरा जी, मैं आपको बताता हूं न्यू इंडिया क्या है। India is most united and integrated constitutionally and politically for the first time today under Prime Minister Narendra Modi ji. इससे पहले कश्मीर भारत के साथ completely constitutionally integrated नहीं था। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A कश्मीर भारत से सेपरेट रहे, इस प्रकार का एक साजिश था। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली कश्मीर भारत के साथ 100% इंटीग्रेटेड नहीं थे। 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद ही भारत कॉन्स्टिट्यूशनली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हो चुका है। वो नरेंद्र मोदी जी के काम के वजह से हो चुका है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में वो बोडो अग्रीमेंट हो, एफ्सपा हो, या वहां के नागा के पीस सेटलमेंट अग्रीमेंट्स हो, इन सभी कारण से भारत के नॉर्थ ईस्ट वॉज नॉट पॉलिटिकली यूनाइटेड विथ इंडिया। आज मोदी जी और विशेष रूप में अमित शाह जी के प्रयास के वजह से आज नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल हो, असम हो, नागालैंड हो, या म्यांमार से आए हुए जो टेररिस्ट ग्रुप्स यहां ऑपरेट करते थे वो हो, ऑल ऑफ दीज आर क्लियर्ड एंड भारत के नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिकली, कल्चरली आज भारत के साथ एक है फॉर द फर्स्ट टाइम। आप इलेक्ट्रॉनिकली या आप डिजिटली देखें तो 2020 तक अंडमान में आप में जो भी आप गए थे ट्रैवल करने के लिए, अंडमान में 3G नहीं था, 4G नहीं था। अंडमान, which is an integral part of India, was not connected with the mainstream of India with the digital resources. आज मोदी जी आने के बाद जैसे आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात में 4G कनेक्शन मिलते हैं, उसी प्रकार के डिजिटल कनेक्शन अंडमान में भी मिल रहा है। दिस इज भारत जोड़ो इन द रियल सेंस। आज मैं यही एक दुकान के पास था, वहां एक जो बहुत गरीब से परिवार के जो लोग आए थे, दे मेड ट्रांजैक्शंस यूजिंग यूपीआई। आज डिजिटली भारत एक है, कॉन्स्टिट्यूशनली भारत एक है, आज कल्चरली भारत एक है, आज सांस्कृतिक तौर पे भारत एक है। इंडिया हैज नेवर बीन मोर यूनाइटेड एंड नेवर बीन मोर वन देन इट इज टुडे अंडर नरेंद्र मोदी जी। इस भारत को आज सेलिब्रेट करने के लिए समय है। दिस इज द न्यू इंडिया, दिस इज द न्यू इंडिया। समय खत्म हो रहा है, बहुत संक्षेप में, बहुत छोटा अगर आप मुझे जवाब दें, बट इंडिया इज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ इंडिया। क्या वो डाइवर्सिटी को हम खत्म कर रहे हैं? हम चाहते हैं यूनिफाइड हो सब कुछ। देखिए, यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी में बहुत फर्क है। हम यूनिटी चाहते हैं विथ डाइवर्सिटी।
और वो लोग यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं इन द नेम ऑफ यूनिटी। और मैं आपको बताता हूं, इस देश के जो मूल मंत्र है, सनातन संस्कृति के जो कोर विचारधारा है, वो कोर विचारधारा हमेशा अलग अलग वेश, अलग अलग भाषा, अलग अलग चिंतन, इसको मानते हैं, इन सभी डिफरेंसेस को अपनाते हैं एंड इन सभी डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द सनातन संस्कृति, विच इज द कोर आइडियोलॉजी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। बहुत धन्यवाद तेजस्वी, बहुत TV9 भारतवर्ष से ये खास बातचीत करने के लिए और खुलकर सभी सवालों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। कमाल का सेशन अभी तेजस्वी सूर्या के साथ, यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। लेकिन अब बात यहां से आगे की है, बात है वोटों की। और वोटों में कितना दारोमदार जातियों के हिसाब से अब भी चीजों का चल रहा है। विकास और जातियां, और जातियों में भी ओबीसी वोटर्स पर कितना दारोमदार। हमारे साथ अब होने वाले हैं केंद्रीय मंत्री देवू सिंह चौहान, जिनके साथ बातचीत करेंगे चिराग शाह। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए प्लीज। तालियां अभी सुनाई नहीं दी, मैं कह रहा हूं।